नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नर्मदा चंबल जन कारवां। जनता के सरोकारों से शुरू हुई हमारी मुहिम लगातार जनता को खुला मंच दे रही है ताकि वो अपनी बात खुद रख सकें। जनता सीधे जिम्मेदारों से सवाल पूछती है, जवाब मांगती है, हिसाब मांगती है। ये पहल अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। जन कारवां 31 में से 27 शहरों का सफर अब तक तय कर चुका है। आज 28वें दिन इसका पड़ाव है सागर में। आज सागर की जनता बताने वाली है आखिर उनकी मूल समस्याएं हैं क्या। जन चौपाल तैयार है, सीधे आपको इसी जन चौपाल में लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, आपके पास आते हैं। इस ऐतिहासिक नगरी के लोगों की मूल समस्याएं क्या हैं, जानिएगा उन्हीं से। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत। और आप यहाँ पर जन कारवां यात्रा जिस तरह से पहुंची है, नर्मदा चंबल जन कारवां यात्रा जिस तरह से सागर में पहुंची है, ऐतिहासिक तौर पर लोगों ने स्वागत किया यहाँ पे काफ़ी उम्मीदों के साथ। और उन्हें ऐसा लगता है कि इस IBC 24 के इस मंच से उनकी तमाम जो मुश्किलात हैं, उनके सवाल जो उनके जहन में हैं, सत्ता पक्ष से वो तमाम सवाल पूछ सकते हैं। विपक्ष के अपनी बातें कहने को है और जनता को एक मंच IBC 24 के इस जन कारवां से मिलने जा रहा है। लिहाजा लोगों में खासी उम्मीद है। आइए इस जन कारवां के जन संवाद को शुरू होने से करने से पहले देखते हैं कि सागर की कितनी समृद्ध विरासतें रही हैं और दरअसल सागर है क्या। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से पहचाना जाने वाला सागर जिला मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य क्षेत्र में बसा हुआ है। इसका नाम हिंदी शब्द सागर से हुआ। दरअसल शहर का निर्माण एक बड़ी और सुंदर झील के चारों ओर किया गया है। सागर में गौड़ शासकों से लेकर मुगलों और मराठों का भी शासन रहा है। सेना की छावनी, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज और फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला के लिए जाना जाता है सागर। मुख्य रूप से यह अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग बहुल जिला है। यहाँ का मुख्य और पारंपरिक व्यवसाय बीड़ी बनाना रहा है। 1867 में यहाँ नगर पालिका का गठन किया गया। जिले में कुल 11 तहसीलें हैं, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक सागर की आबादी 23,78,458 है। सागर में बुंदेलखंडी लोक संगीत की समृद्ध विरासत रही है और आज भी कई बुंदेली कलाकार जिले का नाम देश दुनिया में रोशन कर रहे हैं। सागर से विजेंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो देखा आपने कि सागर का कितना समृद्धशाली इतिहास रहा है और दरअसल सागर जिला मुख्यालय कितना अहम जिला है मध्य प्रदेश का। सागर में जब हमने जन कारवां यात्रा के दौरान पड़ाव किया, यहाँ पर लगातार लोगों से बातचीत की, तो हमने समझा कि जो लगातार आगे बढ़ता हुआ ये शहर है, इसके पीछे भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता अपनी बातें सामने रखना चाहती है। देखते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर जनता मुखर है और विपक्ष भी खासा नाराज है। सागर प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव का गृह जिला है। बावजूद इसके यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है। झीलों और तालाबों के बीच बसे होने के बाद भी शहर में जल संकट है। शहर का सबसे बड़ा झील प्रदूषण की मार झेल रहा है। बीते 3 दशकों से सागर तालाब में प्रदूषण राजनीतिक मुद्दा रहा है। कभी बुंदेलखंड अंचल में सागर की शान हुआ करने वाले बेबस, धसान और सुनार नदी आज गंभीर प्रदूषण का शिकार है। कोई बड़ा उद्योग न होने से बेरोजगारी यहाँ एक बड़ी समस्या है और लोग पलायन को मजबूर हैं। शिक्षा की बात करें तो यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज स्थापित है, लेकिन वो भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर अक्सर कटघरे में रहते हैं, जिसका असर यहाँ के छात्रों की पढ़ाई पर होता है। जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हैं। ग्रामीण अंचल में डॉक्टर्स की कमी से लोग परेशान हैं। 30.5% बच्चे कुपोषण की राह पर औसत वजन से नीचे हैं। जिले में लिंगानुपात सिर्फ 893 है, जबकि शिशु मृत्यु दर 70 है। शहर की तंग गलियों में अतिक्रमण से रोजाना ट्रैफिक जाम होता है। नगर निगम के महापौर अभय दवे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड के अहम शहर सागर के लिए सरकारों ने विकास की योजनाएं ना दी हों। विकास की योजनाओं की क्रियान्वयन में गड़बड़ी के कारण ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और यहाँ की जनता को उनका लाभ ना मिल सका। बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर
पिछड़ेपन महसूस करती है। सागर की जनता को सरकार के वादों का धरातल पर उतरते हुए देखना आज भी बाकी है। उमेश यादव, IBC 24 सागर। तो देखा आपने, ये तमाम मुद्दे हैं जो सागर की जनता जिस पर एक चर्चा चाहती है, और IBC 24 ने वो मंच दिया है नर्मदा चंबल जनकारवां का, जिसके जरिए उनकी बातें जो है यहाँ पर साझा होंगी और सरकार के कानों तक पहुंचेंगी। लोगों को यही उम्मीद है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक समृद्ध पैनल आज जुड़ा हुआ है। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वीरेंद्र गौड़ जी जो प्रवक्ता है, साथ ही साथ मेरे साथ गोविंद राजपूत जी हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। नगर निगम सागर के नेता प्रतिपक्ष अजय परमार जी भी हैं। बीजेपी से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं विधायक शैलेंद्र जैन जी जो विधायक हैं सागर के ही, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण यादव जी हैं जो सांसद हैं बीजेपी के, और साथ ही साथ तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता जुड़े हुए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, बुद्धिजीवी जनता है। हमने जब जन कारवां यात्रा में जब यहाँ पड़ाव किया तो हमने देखा कि लोगों में कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर वो चर्चा चाहते हैं। खासकर सागर, जिसका नाम ही सागर, जो तालाब मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इसकी वजह से पड़ा। इतना विशाल तालाब, जल स्रोत का इतना बड़ा जरिया, बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या सूखे की मानी जाती रही है, और ये इस शहर के लिए, सागर जैसे बुंदेलखंड के किसी शहर के लिए ये एक अद्भुत देन है प्रकृति की, जिसमें ये तालाब मिला हुआ है। बावजूद इसके इस तालाब में प्रदूषण की जो समस्या है वो एक अहम यहाँ पर मुद्दा है। साथ ही साथ जो स्थानीय नदियां सागर की रहती हैं, जो इस अंचल को हरा भरा बनाती थी, आज उनकी दुर्दशा को लेकर भी तमाम सवाल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लोगों से, हमने ये चूंकि शिकायत ली थी, लिहाजा मैं सत्ता पक्ष से ही बात करना चाहूंगा। लक्ष्मी नारायण यादव जी जो कि सांसद हैं सागर के, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में नर्मदा सेवा यात्रा सरकार की ओर से निकाली गई, एक जन चेतना का माहौल जो है, इसको लेकर पब्लिक अवेयरनेस का माहौल बना है। लोगों में 30 इस बात की भी है कि जो स्थानीय नदियां होती थी, सागर जैसे शहरों की ही हम बात करें, उनके संरक्षण के लिए सरकारों ने क्या किया। आज हम स्थानीय यहाँ की बेबस नदी की बात की जाए या बाकी सुनार नदी की बात की जाए, ये नदियों में धसान नदी की बात की जाए, यहाँ पर स्थितियां गड़बड़ हैं। सरकार, आपकी सत्ता क्या इसमें चाह रही, क्योंकि इसमें लगातार आरोप अनदेखी के लगाए गए हैं। देखिए, ये कहना तो सही नहीं होगा कि अनदेखी की गई। वैसे अगर आप देखें तो नर्मदा का भी जो आंदोलन लड़ा गया, ये नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद एक नया वातावरण देश में बना कि हमें अपनी नदियों को संरक्षित करना है, क्योंकि उन्होंने गंगा का को एक मिशन के रूप में संरक्षित करने के लिहाज से गंगा को पहले चुना। तब लोगों में जागृति आई कि हमें अपनी नदियों को भी करना चाहिए, और यहाँ से माननीय शिवराज सिंह जी जो हैं, उन्होंने अमरकंटक से लेकर के और वहाँ खंडवा के अंतिम छोर तक जाकर के नर्मदा की एक यात्रा निकाली, जो कि उसी तर्ज पर अगर हम सागर की बात करें, सागर की स्थानीय नदियों की जिनका मैंने जिक्र किया, उनकी आज दुर्दशा जो है वो आखिर क्यों, सत्ता पक्ष या आपकी सरकार उस ओर ध्यान क्यों नहीं दे पाई? देखिए, आप को शायद तथ्यों की जानकारी नहीं है। सागर की नदियों में अभी प्रदूषण का वो स्तर नहीं है जो नर्मदा का है या जो गंगा का है या कुछ अंश तक नर्मदा का है। हमारे यहाँ जैसे आज की तारीख में बेवस नदी है जिससे सागर को पानी सप्लाई होता है, उसके किनारे पर जब उसके कैचमेंट एरिया से वहां तक जहां तक बांध बना है, वहां कोई ऐसा शहर नहीं है कि जिसका सीवेज उसमें जाता हो। सीवेज उसमें नहीं जाता, सांसद जी का ऐसा कहना है, लेकिन नदियों की जो स्तर है, जल स्तर है, वो जरूर चिंता का विषय है कि उसमें जलावर्धन करने के लिए, उसे संवर्धित करने के लिए सरकार ने कोई खास काम किया नहीं है। गोविंद राजपूत जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ पूर्व विधायक भी हैं। आपका क्या कहना है, कितना इत्तेफाक रखते हैं सांसद जी की बात से? देखिए, पहले तो नर्मदा यात्रा की बात कर ली जाए। पूरे प्रदेश में नर्मदा की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रेत खोद मारी, इतने साल से खोद के रेत पूरी नदी को खोखला कर दिया। अब नर्मदा के नाम की यात्रा की राजनीति कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमेशा मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं नर्मदा को जिंदा कर रहा हूं। नर्मदा हमारी आस्था का प्रतीक है, गंगा हमारी आस्था का प्रतीक है, जमुना हमारी आस्था का प्रतीक है। मृत कब हुई थी? ये तो जिंदा थी। ये इनका कोई जिंदा करने का इनका कोई वो औचित्य नहीं है, ये तो जिंदा थी, ये अमर है। हम सागर की स्थानीय नदियों की बात करें, उसको लेकर क्या? मैं सागर पे आ रहा हूँ। जिस तालाब के पीछे आपका एक कार्यक्रम रखा गया है, मैं आपका स्वागत करता हूं। इस तालाब के प्रदूषण को हटाने के लिए जब कमलनाथ जी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने 21 करोड़ रुपए दिया था।
21 करोड़ रुपया पूरा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। आज तक कोई काम नहीं हुआ, गंदा गंदा तालाब पड़ा है। नदियों की बात जहां तक किया है तो सागर के आसपास जितनी नदियां हैं उनमें कोई भी काम अभी तक नहीं किया गया है। न पर्यावरण की दृष्टि से, न घाट की दृष्टि से, न सुंदरता की दृष्टि से कुछ काम इस बुंदेलखंड में हुआ ही नहीं है। ये सत्य है। तो गोविंद राजपूत जी का ये ऐसा आरोप है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कि काम जो होना था वो नहीं किया गया। शैलेंद्र जैन जी है, बीजेपी के विधायक हैं, उनसे पूछता हूं, जो हम जिस सागर तालाब के किनारे ये जनकारवा का संवाद कर रहे हैं, इसके प्रदूषण की जो स्थिति है बेहद गंभीर नजर आती है। जो हमने देखा कि उसमें प्रदूषण के स्तर से मछलियां भी उसमें मर रही हैं। साथ ही साथ यहाँ एडवाइजरी भी दी जाती है कि इस पानी को नहाने लायक भी ये नहीं बचा है। ये आखिर दुर्दशा इतनी क्यों हुई? और जिस तरह का आरोप है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत फंड एलोकेशन हुआ था, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो फंड लैप्स हो गया। देखिए, आज कहते हैं कि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज हम जहाँ बैठे हुए हैं ये स्थान भी वही स्थान है, वर्षों से वही स्थान था। चकरा घाट हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र है, बहुत बड़ा। कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमें लाखों और करोड़ों रुपए उन्होंने दिए और हमने इसका जीर्णोद्धार किया, इसका सौंदर्यीकरण किया। आज अपन जिस फर्श पे बैठे हैं यहाँ पर कभी ये स्थितियां कभी थी नहीं। आज तालाब की जो स्थिति आप देख रहे हैं वो बहुत परिष्कृत रूप में है। यहाँ जलकुंभी भरी होती थी, यहाँ का पानी जो है बिल्कुल आचमन के लायक नहीं होता था, यहाँ का पानी छूने के लायक नहीं होता था। इसके लिए हम लोगों ने काम किया है। इसके ठीक सामने आप देख रहे हैं क्रूज भी भारतीय जनता पार्टी की देन है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की देन है। सागर के तालाब के लिए हमने बेहद बड़ी योजना तैयार की है। अभी हमारे मित्र गोविंद सिंह जी बोल रहे थे 21 करोड़ रुपए आए और खा पी गए। 21 करोड़ रुपए ससम्मान माननीय कमलनाथ जी को लौटा दिए गए, क्योंकि 21 करोड़ रुपए से इस तालाब का कुछ नहीं होने वाला था। वो 21 करोड़ रुपए शुरुआत तो होती, कम से कम जो गंदे नालों का पानी आज भी इस तालाब में मिल रहा है उनको रोका जा सकता है। ऐसा है, वो 21 करोड़ रुपए में डीसिल्टिंग का कंपोनेंट नहीं था, और जब तक इस तालाब का डीसिल्टिंग नहीं होगा तब तक वो तालाब ठीक नहीं हो सकता। इसलिए हमने बड़ी योजना बना के केंद्र को भेजी है। अब केंद्र में हमारी सरकार है, मुझे पूरी उम्मीद है वो योजना हम स्वीकृत करा के लाएंगे, और हम लोगों के माध्यम से जितना भी जीर्णोद्धार का काम हुआ है सागर शहर में, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। मैं बीजेपी के जरिए विकास का काम हो रहा है, और जो सागर तालाब मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसके सौंदर्यीकरण की बात कही जा रही है। हमने देखा कि जब शैलेंद्र जी बीजेपी विधायक कुछ बात कह रहे थे तो पीछे से जनता के बीच से आवाज आ रही थी। मैं लोगों के बीच में जाकर बात करने की कोशिश करूंगा। दरअसल ऐसी क्या बात है जिसको लेकर आप विरोध कर रहे हैं? सर, आप देख लीजिए और यहाँ पे जाइए, एक पत्थर फेंकिए तो इनकी लहरें चीख चीख के कहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दोनों ने इस तालाब का चीरहरण और दोहन किया है। आप देख लीजिए यहाँ पे जाके। और सागर में विश्वविद्यालय का भी चीरहरण हुआ है। आज सागर के लोग विश्वविद्यालय पढ़ नहीं पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बात करेंगे, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उसमें नाराजगी है कि दरअसल सियासत का विषय सागर तालाब का शुद्धिकरण तो बना रहा, लेकिन उस पे काम कितना हुआ है? सर, तालाब के नाम पर आपने एक तालाब तो ये देख लिया, दूसरा तालाब की शायद आपको मालूम नहीं होगा। दूसरा तालाब सागर में दुबे तालाब, जो कि शैलेंद्र जैन जी ने जिस पे अवैध कब्जा करके पूरी प्लाटिंग कर दी। आप ये बताइए, ऐसे कई ताल सागर में हैं और थे, लेकिन यहाँ पर विधायक जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते उन पर प्लाटिंग की। विधायक जी, चूंकि आरोप लगाया, मैं एक बार आपसे ही बात करता हूँ। दबे तालाब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दबे तालाब मेरी मिल्कियत नहीं है। दबे तालाब में किस तरह का प्लाटिंग हुई है उसकी पूरी जांच जो है संभायुक्त ने करने के लिए आदेश दिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एक बार फिर लक्ष्मी नारायण यादव जी से, मैं सांसद जी से मैं बात कर लेता हूं। लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर, क्योंकि हर चुनाव आता है तो लोगों का, चूंकि ये आस्था का केंद्र है, लिहाजा वो चाहते हैं कि इसमें कम से कम नालों का पानी ना मिले, अच्छी बेहतर स्थिति में हो। आप किस तरह से, आप केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, क्या आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं इसमें? देखिए, ये बात सही है कि हमारा तालाब गंदा हो गया। ये वो तालाब है जिसको मैंने आर पार तैरता था अपने बचपन में, और इसमें बहुत नहाता था। अब जब नहीं नहा पाता तो मेरे मन में एक वेदना है इस तालाब के प्रति। अभी
7-8 साल से है, इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। इसके पहले तो सरकार केंद्र में हमारी थी नहीं, और बगैर केंद्र की मदद के ये संभव नहीं होगा। मैं इस बात को शुरू से क्या कहता आया हूँ, स्टेट गवर्नमेंट की सामर्थ्य में नहीं है कि 200-250 करोड़ रुपया खर्च कर सके। वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे शिवराज सिंह जी की हो या कांग्रेस की रही हो, कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं दिया। 21 करोड़ जो चर्चा हो रही ना, वो मैचिंग ग्रांट थी सारे, वो कांग्रेस ने भी नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया। एक सेकंड सांसद जी, क्या है कि हमको ये हमारे मन में जो वेदना है, पिछले दिनों जब यहाँ उमा भारती जी आई थी, जो जल संरक्षण की भी का विभाग जिनके पास है, हमने बांदरी में उनसे इस बात की मांग करी, उन्होंने स्वीकार किया कि वे इस तालाब का सौंदर्यीकरण और उसकी सफाई का अभियान में भारत सरकार की पूरी मदद कराएंगी। और अब हम देख रहे हैं कि जो ही कोई प्रोजेक्ट बनती है, यहाँ स्थानीय प्रशासन बनाता है, उसको लेकर के हम लोग खड़े होंगे, लेकर खड़े होंगे। सांसद लक्ष्मी नारायण यादव सागर का ऐसा कहना है कि केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी आश्वासन दिया है कि इस तालाब का जीर्णोद्धार होगा, साथ ही साथ स्थानीय नदियों की सूरत बदलने के लिए बीजेपी काम करेगी। लेकिन इस वादे के पीछे क्या बातें हैं और विपक्ष के क्या आरोप हैं, आम जनता किस तरह से अपने रिएक्शन देना चाहती है, बात करना चाहती है, तमाम बातें करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है IBC 24 के इस खास कार्यक्रम नर्मदा चंबल जनकारवा में, जो लगातार 4000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है और शहर दर शहर पहुंचकर सवाल दर सवाल होते हैं और जनकारवा के ऐसे ही मंच से जनता की आवाज बुलंद होती है। इस वक्त भी सागर के चकरा घाट पर IBC 24 की जनकारवा यात्रा का जनसंवाद लगातार जारी है और हमने देखा कि ब्रेक पर जाने से पहले सागर तालाब के शुद्धिकरण को लेकर एक गर्मागर्म बहस का माहौल हुआ। जगदीश यादव जी है मेरे साथ, कांग्रेस के एक नेता है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। महापौर का मैं प्रत्याशी भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी झूठ की खेती, झूठे वादों की बाढ़ लाती है। आप तथ्य की बात कीजिए। तथ्य की बात कर रहा हूं। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं, जिस समय मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष था, उस समय भारत की UPA सरकार ने, जिस समय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कमलनाथ जी थे, 5 करोड़ की किस्त भेजी थी सागर तालाब सफाई के लिए, और शर्तों के साथ कि अगर आप 36 माह में इसका शुद्धिकरण करेंगे तो 21,33,000 रुपया आपको दिए जाएंगे। 5 करोड़ की पहली किस्त इस शर्त के साथ भेजी गई थी कि आप यहां से धोबी घाट, गंदी नालियों का पानी उसमें नहीं जाने देंगे। लेकिन मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि 5 करोड़ रुपया गए कहां गया ये पैसा, ये राशि? मैं जरूर पूछूंगा, मैं जरूर उनसे पूछूंगा। मैं अजय परमार जी से भी बात कर लेता हूं, फिर एक बार मैं सत्ता पक्ष के जवाब लूंगा। अजय परमार जी, सागर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं, नगर निगम की जो जिम्मेदारी बनती है वो कितना निभा पा रही है निगम? देखिए, नदियों से बात तालाब तक आ गई। अगर वास्तव में देखा जाए, अभी जो सांसद जी ने और हमारे जो साथी नेतागण ने कहा, राशि आती है, योजनाओं का कोई सिलसिला है नहीं, राशियां बाद में आती हैं, उन्हें कैसे हमें अपने निजी स्वार्थ में खर्च करना है, ये प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले कर लेती है। अजय परमार कह रहे हैं कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। रेखा चौधरी जी, देखिए, गड़बड़ झाला इतना ज्यादा है। हम नदियां, तालाब और तमाम बातें कर रहे हैं। हम सागर में अगर हैं तो सागर का जल प्रदाय जहां से होता है, हम राजघाट परियोजना की बात कर लें, यहाँ के महापौर की बात कर लें, और राजघाट की क्या स्थिति है इस समय, और पिछले 15 सालों से नगर निगम में बीजेपी का महापौर है, उनकी परिषद है। इन 15 सालों में अगर वो जीर्णोद्धार नहीं कर पाते हैं राजघाट योजना का, और सिर्फ 2 गेट लगाने की बात है उसकी हाइट बढ़ाने के लिए, अगर इतनी भी क्षमता उनमें नहीं है कि वो गेट लगा पाए, तो हम किस तरीके से उनसे अपेक्षा करें? क्या उम्मीदें की जाए? कई सवाल आ रहे हैं, उसके बाद में जा रहा हूं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सागर के विकास के लिए जो एजेंसी है वो नगर निगम है, और नगर निगम की स्थिति ये है कि उसमें जो कर्मचारी अधिकारी वर्षों से जमे हुए हैं, वो ड्राइवर की तरह है और जनप्रतिनिधि सवारी की तरह है। 5 साल में सवारी उतर जाती है, ड्राइवर वही रहते हैं। जब तक नगर निगम में अच्छे स्तर से दूर तक इन कर्मचारी अधिकारियों को नहीं भेजा जाएगा, तब तक सुधार होने वाला नहीं होगा। जल संकट की क्या स्थिति है सागर में? जल संकट अभी भी है, और जल संकट कृत्रिम रहता है, जल संकट होता नहीं। कई बार लीकेज करवाए जाते हैं, लीकेज के कारण पानी फैल जाता है और यहाँ तक पानी पूरा नहीं आ पाता है। तो यहाँ पानी को लेकर एक समस्या है, सूखे की स्थिति गर्मियों में बनती है। गोविंद से बात कर लेता हूँ। देखिए, मैं बहुत कम शब्द में बता रहा हूँ
ये वही सागर है जहां पानी ट्रेन से आता था। जब माननीय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पानी का सूखा सागर का फेमस था, ट्रेन से पानी आया, लोगों को पिलाया। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, राजघाट परियोजना बनी, आज सागर में पानी ओवरफ्लो मिल रहा है, पानी की पर्याप्त सुविधा हो चुकी है। सागर में 15 साल से सांसद भाजपा का है, 15 साल से मेयर भाजपा का है, 15 साल से विधायक भाजपा का है, पर सागर आज भी विकास के नाम पर रो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय यहाँ के प्रधानमंत्री थे, 3 लाख की जनसंख्या वाले शहर को उन्होंने कहा था सागर एक गांव है, सागर एक गांव की तरह है, जानवर बैठे रहते हैं, सांसद जी भी बैठे हुए हैं। इन्होंने जवाब ले लेता हूं, लगातार आरोप जो है वहां पर लगे हुए हैं। मैं शरण जी आपसे बात कर लेता हूं। सबसे पहली बात तो जो 5 करोड़ की किस्त की एक बात आ रही है, साथ ही साथ जो अल्टरनेट जलापूर्ति हो पाती है, तो ये सब गड़बड़ियों के आरोप जो है वो सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे हैं कांग्रेस से। वस्तुतः नियत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो काम नहीं हो पाया। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, उसमें इतनी कमेटियां बना दी गई थी, उन कमेटियों की एक कमेटी की बैठक दिल्ली होती थी, एक कमेटी की बैठक भोपाल होती थी, दूसरी कमेटी की बैठक संभाग स्तर पे होती थी। वो कमेटियों का रिकमेंडेशन कभी वहां पहुंचा नहीं, वो योजना इस तरह से फ्लॉप कर दी गई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जनता को विश्वास दिलाता हूं कि सागर के जीर्णोद्धार के लिए, सागर के तालाब के जीर्णोद्धार के लिए हम लोग निश्चित रूप से संकल्पित हैं, निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे। रही बात सागर के विकास के बारे में, मैं समझता हूं जब से सागर बना है, जब से मध्य प्रदेश बना है 1952 से, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय विगत 3 वर्षों में हमने जितनी राशि यहां सागर के विकास के लिए लाए हैं, वो राशि आज तक इतिहास में कभी नहीं आई। ऐतिहासिक तौर पर हाँ। इस समय लगभग 1,500 करोड़ रुपए के काम हमारे पाइपलाइन में है। सीवर योजना हमारे 300 करोड़ रुपए की काम शुरू हो गया है। 378 करोड़ रुपए की पेयजल योजना हमारी स्वीकृत हो गई है। तो लगातार आपकी ओर से कहा जा रहा है कि ये जो बातें हैं और ये जो योजना है आपकी ओर से इम्पोज की जा रही हैं। आप नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर हम सीधे तौर पर जो बातें थी वो मैंने आपके पास रखा। आपको पॉजिटिव साइड बता। जी बताइए। आपने बताया कि ये तमाम योजनाएं जो है वो एग्जीक्यूशन करने वाले हैं आप, यही बात हुई ना? आपको ये समझना पड़ेगा, सिक्के के 2 पहलू हैं। हम आपको सकारात्मक पहलू बताना चाहते, वो भी आया तो फिर हम लोगों की उपयोगिता नहीं है। हम जनता के मंच में हैं और लगातार यहाँ जो बातें आती हैं उससे आपसे हम जवाब देते हैं। जनता बैठी है और ये जनता नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। देखिए मैं बहुत डिसेंट वे में बात कर, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपने 2 पक्ष के बुला लिए हैं, ये जनता का। जनता से भी हम लगातार बातें करेंगे और इस गर्मा गर्मी के बीच में एक छोटा सा ब्रेक में लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद उसी जनता से, उसी आम जनता से बात करूंगा कि दरअसल उसकी बातों को किसने कितना गौर किया। एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है IBC 24 के इस नर्मदा चंबल जनकारवा में, जिसका पड़ाव है आज सागर, और सागर के चक्रा घाट पर लगातार हमारा जनसंवाद जारी है। हमने देखा कि पानी के मुद्दे पर, जल संकट के मुद्दे पर, सागर तालाब के जीर्णोद्धार और उसके संवर्धन के मोर्चे पर लगातार एक सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। लेकिन इस बीच सागर शहर की जो आम जनता है वो अपनी बातें रखना चाहती है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी उपलब्धियां भी हैं जो सागर ने हासिल की हैं। बुंदेलखंड का अहम जिला सागर तमाम चुनौतियों के बाद भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वे में बड़े बड़े शहरों को पछाड़कर सागर ने देश में 23वां स्थान हासिल किया है, जो यहाँ के समाज और प्रशासन के लिए बड़ी उपलब्धि है। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा, गोपाल नामदेव और मुकेश तिवारी जैसे लोग शहर का गौरव बढ़ा रहे हैं। वहीं एक मोटर मैकेनिक रईस महमूद मकरौनी ने भी जिले का नाम रोशन किया है। कुछ नया करने के जुनून में रईस ने एक मारुति 800 कार को पानी से चलने वाली कार में तब्दील कर तहलका मचा दिया। लगातार महंगे होते पेट्रोल, डीजल और बढ़ते प्रदूषण के आगे उनकी बनाई कार पूरी दुनिया के लिए आशाओं से भरा विकल्प है। उनकी वाटर कार महज 2 से 3 रुपए प्रति किलोमीटर के खर्च पर 60 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार से दौड़ती है। रईस के इस आविष्कार की गूंज दुनिया भर में है। रईस को अब सऊदी अरब से लेकर चाइना तक की कंपनियों से टाई अप के प्रपोजल लगातार आ रहे हैं। सागर से विजेंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
तो देखा आपने ये तमाम उपलब्धियां सागर की हैं, जो एक ताकत है सागर की जो उसे लगातार आगे बढ़ा रही है और कुछ बाशिंदे सागर के इस शहर का नाम पूरी दुनिया में, देश में रोशन कर रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता, सागर के संवाददाता उमेश यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आपसे भी मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि लगातार हम यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष की और जनता की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम अगर जल संकट की बात करें उसको लेकर क्या बातें आती हैं? ये देखने आता है कि बुंदेलखंड के किसी शहर के लिए इतने बड़े तालाब का वजूद होना ही अपने आप में एक उसके लिए वरदान जैसी बात है, लेकिन क्या जल संकट को लेकर क्या कृत्रिम जल संकट की स्थिति बनती है? और खासकर मैं ग्रामीण अंचलों की बात करूंगा, वहां पर क्या हालात हैं? देखिए, सबसे पहले मैं सागर का ही बता दूंगा आपको। सागर में पेयजल संवर्धन योजना के तहत राजघाट का निर्माण किया गया था। वो एक पेयजल योजना है, लेकिन वो उसका रखरखाव ठीक नहीं हुआ, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है उस जगह कि जब बरसात के दिनों में उसका जल स्तर कम होता है, तो चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों की मेंटेनेंस नहीं होने के कारण आपको टैंकरों से शहर में पानी पहुंचाना पड़ता है। दूसरा इसका एक पहलू ये है कि सागर तालाब जो है वो पेयजल योजना को तो दूर दूर तक नामोनिशान नहीं कि उसका हम कभी पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तालाब के नाम पर विगत 30 सालों से वोट जरूर लोगों ने लिए है। आप जल संकट के दौरान पिछले साल ये हुआ था कि इसी तरह की स्थिति बनी थी, जल स्तर नीचे गया था, वहां पे ट्रैक्टर लगाए गए थे, पानी लिफ्ट किया गया था, इंटरवेल तक पहुंचाया गया था, सैकड़ों की संख्या में टैंकर लगाए गए थे, 1 करोड़ रुपए करीब खर्च हुआ। ग्रामीण क्षेत्र की जनता की क्या टीस है? ग्रामीण क्षेत्र में पूरी नल जल योजना फैल डली है। एक ज्वलंत उदाहरण है जो हमने चलाया था, IBC 24 ने चलाया था। पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव के क्षेत्र में एक गांव है छपरा, वहां पे 115 नल जो है कुएं स्वीकृत हुए थे। टोटल 150 कुएं हैं, वहां पे 20 बोरवेल हैं, लेकिन बावजूद उसके वहां पे जल संकट है, वहां पानी नहीं है, दूसरे गांव से पानी लाया जाता है। ये हालात है। उमेश यादव हमारे सागर संवाददाता बता रहे हैं कि जल संकट की ये जो स्थिति है सागर के ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा गंभीर नजर आती है। मैं चूंकि जनता की बातें करना मैं चाहता हूं तो यहाँ कुछ लोगों से मैं बात करूंगा। हमने जल संसाधनों के मुद्दे पर बात की है, लेकिन अगला विषय महत्वपूर्ण है कि आखिर उद्योगों के जरिए रोजगार का रास्ता सागर में खुला है या नहीं खुला है। कुछ लोगों से जी, मैं जिला पंचायत सदस्य ज्योति पटेल हूँ। मैं बात करना चाहूंगी बुंदेलखंड की और खासतौर पर सागर की। यहाँ पर 5 मिनिस्टर होते हुए भी आज तक मैं जानना चाहती हूँ, बीजेपी की 13 साल से सरकार है, यहाँ पर कितने उद्योग, कितनी फैक्ट्रियां लगाई गई हैं जिनसे युवाओं को रोज सृजित हुआ हो। मैं यहाँ 2 साल से जिला पंचायत सदस्य में देख रही हूँ कि यहाँ के सारे युवा दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसा कहना ज्योति जी का कहना है, आपका क्या कहना है? औद्योगिक विकास सागर का कितना अपेक्षित हुआ है? नहीं, औद्योगिक विकास तो तभी होगा जब हमें एयर कनेक्टिविटी मिलेगी। मैंने काफी लोगों से बात करी, मैं अर्बन प्लानर हूँ यहाँ पर, तो जो उद्योगपति है वो चाहते हैं कि वहाँ उन्हें यहाँ प्रॉपर कनेक्टिविटी मिले, तब वो आ पाएंगे। रेल कनेक्टिविटी भी नहीं हमारे यहाँ। फिर हम देखेंगे कि हमारी पर कैपिटा इनकम कम है थोड़ी सी, नेशनल से हम 1/3 है करीब। सरकार काम तो कर रही है, बहुत अच्छे काम, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब यहाँ पर मिशन मोड में काम होना चाहिए, क्योंकि हम बुंदेलखंड में हम सबसे पीछे हैं, प्रदेश में पीछे हैं, फिर देश में तो बहुत ज्यादा पीछे। 1/3 हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, आप उससे अगर देखेंगे तो हम 1/3 है नेशनल लेवल से, तो उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। मिशन मोड में काम करने की जरूरत है, वो करेंगे। बहुत कुछ करने की जरूरत है। यहाँ पर एक शेर भी याद आता है कि कैसी मशाल लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। औद्योगिक विकास जो था वो उसका क्या हुआ? कुछ पत्रकारों से हम जरूर बात करना चाहेंगे, एक तटस्थ विचार निकलकर सामने आएगा। औद्योगिक रोजगार को लेकर क्या स्थिति है? बुंदेलखंड में उद्योग की स्थिति बेहद कमजोर है। इस क्षेत्र में औद्योगिक दृष्टि से कोई बड़े उपकरण नहीं आ पाए हैं और रोजगार की बेहद कमी है। आप क्या राय रखते हैं कि औद्योगिक विकास जितना होना था वो हुआ है कि आप लोगों की क्या इसमें बात? वैसे हमारे यहाँ तो कोई उद्योग नहीं है, जो भी उद्योग चल रहे हैं वो बंद हो चुके हैं और यहाँ से लोग दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई कार्य करने के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक समिट भी रखा हुआ था उद्योग के संबंध में, लेकिन उसमें कई MOU पे साइन हुए थे, लेकिन आज तक वहाँ धरातल पे कोई भी MOU नहीं उतरा है। इसलिए हमारा मानना है कि सरकार की कोई मंशा ही नहीं है यहाँ पर उद्योग लगाने की। सरकार की मंशा नहीं है, ऐसा आरोप लगाया गया है। आपसे भी और मैं राय ले लेता हूँ, आपका क्या राय रखती हैं आप? औद्योगिक विकास को लेकर क्या सवाल? यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है लघु कुटीर उद्योगों के लिए बहुत ही संभावना है और एक योजनाबद्ध तरीके से जिस प्रकार की यहाँ की जनता है,
जिस प्रकार का वर्क यहाँ के लोग कर सकते हैं उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करके अगर हम प्लानिंग प्रॉपर बनाते हैं तो यहाँ से जो डेली यूज की चीजें हैं जिससे हमारा पैसा भी रुकेगा और बाहर का पैसा भी हमारे पास आएगा, ये लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से हमको यहाँ की जनता का शैक्षणिक स्तर देखते हुए, मानसिक स्तर देखते हुए, उसकी पारिश्रमिक क्षमता को देखते हुए एक योजना बनानी चाहिए और उस योजना के तहत हमको ये कार्य करना चाहिए। जो गांव-गांव से हम वहां पे लघु कुटीर उद्योग को डाल के वहां से उनसे सामान लेकर के यहाँ पे इकट्ठा करके उसको बाहर की ओर भी गवर्नमेंट दे सकती है। ऐसा करके प्लानिंग, और जो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र बनाया भी गया, एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया, वहां बेसिक नीड्स जो उद्योग के विकसित होने के लिए होनी चाहिए वो जीरो कर दी। तो कोई चला टोरिया औद्योगिक क्षेत्र की आप यहाँ पर बात कर रही हैं, मैं लोगों से बात करने की और कोशिश करूंगा। एक बार सत्ता पक्ष से जवाब ले लेता हूँ, फिर जनता के बीच में फिर से दोबारा आऊंगा। सांसद जी से एक बार बात करूंगा, फिर सर बताएं। औद्योगिक विकास को लेकर, जनता को लेकर एक बात है कि हालांकि जिले में ही बीना रिफाइनरी जैसा एक बड़ा उद्योग स्थापित है, लेकिन उस पैमाने पर औद्योगिकरण जो कि यहाँ पर रोजगार की जो समस्या है उसको दूर कर पाता, वो किस स्टेज पे है? आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ का औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। जहाँ तक सवाल है, क्योंकि जहाँ तक सवाल है यहाँ उद्योगों के लगाने का, तो बीना रिफाइनरी आई हुई है, पर बीना रिफाइनरी आउट ऑफ माने ऐसी सुनिए तो, आप कांग्रेस की तो देन है, मगर उसके साथ जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसमें कोई बाई प्रोडक्ट ही निकलता नहीं है। वो एक इस प्रकार की रिफाइनरी मॉडल की गई है कि उसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता। अभी मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे एक वहाँ उसी के आसपास कोई पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन जाए। मैं 3 साल ही लगे हैं। सरकार ने घोषणा भी की है, सरकार से घोषणा भी कराई गई कि बीना में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी, कोशिश की जाएगी। इसके पूर्व 3 साल ही हुए हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को यहाँ पर आए हुए दिल्ली में स्थापित हुए। इसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, और आगे औद्योगिकरण होगा। आपका क्या कहना है? डॉक्टर सुखदेव मिश्रा, जलापाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। एक बार जरा शांत हो जाओ। बहुत अच्छी बात दादा ने कही बीना रिफाइनरी की। बीना रिफाइनरी जब से प्रारंभ हुई उसके बाई प्रोडक्ट रूप में अभी फ्लाई एश। जी बताइए सर, बताइए, आप कंटिन्यू कीजिए। शांत हो जाइए आप लोग। फ्लाई एश उसमें से निकल रहा है और उस फ्लाई एश का जो है उसमें चिमनी ब्रेक में काम हो रहा है। लगभग 12 औद्योगिक यूनिट फ्लाई एश की यहाँ पर लग चुके हैं। औद्योगिक केंद्र विकास निगम ग्वालियर, जिसकी चनाटोरिया में फैक्ट्री है, स्टेनलेस यूनिट की जो इकाई है वो समाप्त भले हो गई, लेकिन यहाँ पर जिंदल पावर कारपोरेशन से लेकर अन्य के यहाँ पर लोहा भी बन रहा है। यहाँ पर अन्य प्रकार के जो प्रोडक्ट है, मैदा है और भी अन्य घड़ी साबुन है, यहीं पर बन रही है। ये बात सही है कि औद्योगिक विकास में हम पीछे हैं, लेकिन औद्योगिक विकास की रफ्तार में बीना खोरी से कॉरिडोर बनना है, औद्योगिक कॉरिडोर। यह औद्योगिक कॉरिडोर बनने के बाद में यहाँ पर बीना रिफाइनरी से जो 32 सह उत्पाद सब प्रोडक्ट तैयार होंगे, उनका बीना खोरी से सीधा जुड़ा होगा और वहां पर एक्सेलरी लगेगी। तो सत्ता पक्ष का कहना है कि एक उजला भविष्य जरूर है सागर का, और साफगोई से स्वीकार किया है। सांसद जी ने भी स्वीकार किया कि अपेक्षित औद्योगिक विकास यहाँ पर नहीं हो पाया। कुछ लोगों से मैं बात कर लेता हूँ, आपका क्या कहना है? बीना रिफाइनरी को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने जब उसका उद्घाटन किया था, तब उन्होंने मंच से बोला था कि बीना रिफाइनरी के इस उद्घाटन से बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली रवाना हुए, उसके तत्काल बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वहां तत्काल घोषणा की कि बीना से भोपाल के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। चूंकि विकास होना था बुंदेलखंड का, उन्होंने घोषणा की कहा कि बीना से भोपाल के लिए। जी, तो ये लोगों की इस तरह के सवाल हैं। कुछ और लोगों से मैं जल्दी बात करने की कोशिश करूंगा। आप क्या राय रखते हैं? अपना तो बीड़ी उद्योग कब खत्म हुई हम क्या पूछो चाहते हैं। उद्योग तो बहुत चल रहा है, लग रहा है, बाकी बीड़ी उद्योग कब खत्म हुई हम क्या पूछो जाए विधायक जी से और सांसद जी से। बीड़ी उद्योग को लेकर एक आरोप ये लगता है कि जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो कम होता है, उसको लेकर सवाल होते हैं। यहाँ पर कुछ और लोगों से, अगर आप युवा हैं, आप क्या राय रखते हैं? आपने जनता के बीच में बताया कि
इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी फैक्ट्री खुली है, लेकिन इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सागर के युवाओं को कितना रोजगार मिला? सागर के युवा पलायन क्यों कर रहे हैं अन्य बड़े शहरों में, जिनके माँ बाप के सिर्फ एक लौता लड़का है और उनका लड़का बाहर नौकरी कर रहा है, उनके माता पिता यहाँ परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे 25 वर्षों से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, लेकिन सागर का विकास के नाम पे 0% है। तो ऐसे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप लोगों से बात कर लेता हूँ, संक्षेप में बात रखिए। मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह जी ने खजुराहो में एक समिट की, इंडस्ट्रियल समिट, 1.5 लाख करोड़ की कोरी घोषणाएं की, उसमें से एक भी उनका कोई प्रोजेक्ट धरातल पे नहीं आया। बीना और भोपाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की, 3 साल हो गए, उसमें भी एक भी उद्योग धरातल पे नहीं आया। ये केवल घोषणाएं करते हैं, केवल घोषणाएं और कुछ नहीं। संक्षेप में आप हम आपको बहुत संक्षेप में अपनी बात बताना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सागर के विधायक जो 10 सालों से यहाँ पर विधायक हैं, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी 3 साल वर्षों से यहाँ पर सांसद हैं। इसके पहले जो आज परिवहन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, वो यहाँ पर 5 साल सांसद रहे। सत्ता पक्ष इनकी 13 वर्ष से यहाँ सरकार है, और लेकिन घोषणाओं पर घोषणा होती है। सागर में ऐसे 5 उद्योग बता दें या 5 प्रयास ऐसे बता दें विधायक जी जिनके सागर में युवाओं को रोजगार देने के लिए इन्होंने किए हों, ऐसे 5 बता दें, उंगलियों पर गिनवा दें। सागर के सांसद ने ये बातें कही हैं कि लगातार वो उद्योगीकरण करना चाहते हैं और उसके लिए उनको वक्त की दरकार है, पैसे की भी जरूरत है, फंड की भी जरूरत है और वक्त की जरूरत है। लेकिन जनता को इस बात की परेशानी है, जो रोजगार का भूखा बुंदेलखंड था, उसको आखिर क्यों सरकारों और सियासत ने हमेशा नसीहत दी। कुछ लोगों से मैं और बात करने की कोशिश करूंगा। आप में से आप लोग क्या राय रखते हैं अपनी? जी, रोजगार को लेकर क्या आपका विषय है? आप बात करना चाहेंगे? और कुछ लोग तो लोगों से हम बात करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जो है उतने खुलकर बोलना नहीं चाहते, कुछ लोग मुखर हैं। सर जी देखिए, पूरा बुंदेलखंड प्राकृतिक संपदाओं, खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है। सबसे बड़ी कमी यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है। अगर रेलवे सुविधाओं का विस्तार कर दिया जाए, आप चाहे फास्फोरस देख लो, सारे खनिज यहाँ पे भरे, हीरा यहाँ पे, आप बक्सवा में देखिए, बक्सवा में हीरा जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा हीरा है वो निकलता है, पन्ना में भी निकलता है हीरा। यहाँ पे हीरापुर में जाइए, खनिज पदार्थ बड़े बड़े, बाजना एरिया, भीमकुंड के पास लोहा भरा पड़ा हुआ है। तो सारी चीजें हमारे बुंदेलखंड में है, पर हमारे नेताओं की इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कमी पाई गई है कि वो यहाँ पे रेलवे सुविधाओं का विकास नहीं करा पाए, और इसी कारण हमारे यहाँ पे कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहा है। बड़े उद्योग की संस्थापना को लेकर लोगों में सवाल है, जहन में सवाल है। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूंजीवादी देश है और पूंजीवादी व्यवस्था समाज में हावी हो गई है। अब व्यवस्थाओं में कैसे उद्योगों का विकास हो, ये बड़ा कठिन काम है। सागर में सिर्फ एक उद्योग हुआ करता था, एक ही काम हुआ करता था, बीड़ी उद्योग, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सागर में चलता था। लेकिन समय की मार कुछ ऐसी पड़ी कि ये उद्योग भी अब खात्मे की तरफ चला गया। जब से गुटखा का प्रभाव समाज में बढ़ा है तो बीड़ी का प्रभाव घट गया। इस तरह की परेशानी आने से जो सोशल चेंजेस समाज में होते रहते हैं, उसके कारण ये दिक्कतें पैदा हुई हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये काम कर रही है कि कैसे लोगों का विकास हो, कैसे समाज में कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें लोगों का रोजगार चल सके। और इसके लिए लगातार काम हो रहा है और पार्टी लगातार काम हो रहा है। मैं आपके पास भी आऊंगा और लगातार सत्ता पक्ष के जुड़े हुए लोग भी हमने बात की है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन एक अहम विषय जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य का भी है। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय तो बना दिया गया, लेकिन वहां पर जो स्थानीय, जो एक तरह से सपना था डॉक्टर हरि सिंह गौर का कि इस बुंदेलखंड अंचल के युवाओं को बेहतर शिक्षा का एक जरिया मिलता, तो उसके केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने के बाद कट ऑफ मार्क्स इतने जाते हैं कि लोकल यहाँ के लोगों को प्रवेश कम मिलता है। साथ ही साथ और विषय शिक्षा से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए कोई सवाल अगर आप करना चाहें? सर, इसमें इस विषय में आपसे थोड़ा सा समय लूंगा। उच्च शिक्षा को देखते हुए, जो कि सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के गौरव के रूप में देखा जाता था, सन 2009 में जब इसको केंद्रीय दर्जा प्राप्त हुआ और यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय हुआ, आज यहाँ पर उस केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष मात्र 1600 विद्यार्थियों का लेखा जोखा विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड होता है। लेकिन आज हमारे सागर के 10,000 छात्र सागर से बाहर पढ़ने के लिए पलायन करते हैं। इसमें सागर के जो नगर प्रतिनिधि हैं,
इनको हम इनके सबसे ज्यादा इनकी असफलता को देखते हैं। चूंकि पूछा जाना चाहिए इनसे, अगर ये पूछा जाए कि सागर विश्वविद्यालय के एवज में जो 485 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला था, इनकी सरकार होने के बावजूद इनके हाथों से, इनकी आंखों के सामने इनकी थाली छुड़ाकर छतरपुर दे दी जाती है, छतरपुर में विश्वविद्यालय खोल दिया जाता है और ये मूक बधिर बने हुए चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं। इनको सागर के लोगों से, सागर के युवाओं से, सागर के छात्रों से इनको लगाव नहीं है। इनने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कौन सा कार्य है बता दें, मैं जिंदगी इनकी गुलामी करना चाहूंगा। एक कार्य बता दें यहाँ के जनप्रतिनिधि जो इन्हें छात्रों के लिए किया हो। ये तमाम सवाल जो है हम सत्ता पक्ष से जरूर लेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे कि आखिर बुंदेलखंड के विकास की अगर बात की जाए, योजनाओं की कभी कमी नहीं रही, लेकिन अपेक्षित विकास क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे भ्रष्टाचार कितनी बड़ी वजह है, इस पर भी बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है IBC 24 के नर्मदा चंबल जनकारवा में, जिसका पड़ाव है आज सागर। और लगातार IBC 24 इस जनकारवा यात्रा के जरिए शहर दर शहर पहुंचकर जनता को एक मंच दे रहा है। आप भी अगर जनकारवा की इस मुहिम को अगर सपोर्ट करना चाहें, कोई राय देना चाहें, तो जरूर #जनकारवा लिखकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। और हमने देखा कि ब्रेक पर जाने से पहले शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पर हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे। आप में से कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूंगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सागर को कहाँ खड़ा पाते हैं? शिक्षा तो आज की तारीख में माफियाओं का गढ़ बन गया है सागर। केंद्रीय विश्वविद्यालय में यहाँ स्थानीय लोगों को कोई भी जगह नहीं मिल रही है। और स्वास्थ्य की बात करें तो मेडिकल कॉलेज नाम का मेडिकल कॉलेज बन के रह गया है। यहाँ आप देखें, एक अभी टीम आई थी MCI की, तो डॉक्टर ही गायब थे यहाँ से। तो इस तरीके से आप देखें, रोज अब समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, आपके चैनल पे देखते हैं कि डिलीवरी बाहर हो जाती है अस्पताल की बजाय। ना तो यहाँ बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज मिला, लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पे आप ये बोल रहे हैं कि अभी कमी है कुछ। एक शख्स भी मुझे नजर आ रहे हैं जो शिक्षा के शुद्धिकरण की बात करते हैं। संक्षेप में आपसे भी बात ले लेते हैं। मैं माननीय विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले विगत सागर विकास मंडल पिछले विगत 65 दिनों से शिक्षा को लेकर आंदोलन चला रहा है, जो कि हमारे सभी पेपरों में भी पढ़ते होंगे, लेकिन अभी तक कोई भी न अगर ऐसा गड़बड़ी है तो हम उसमें सपोर्ट करने को हमारी भाजपा सरकार, माननीय विधायक जी अपना जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है उनसे रेगुलर बेस पे बात किया, जहां हो रहा है उन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो लोग ये पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको लेकर दुरुस्त करने का भी काम हो रहा है। अभी ये बात तो हो रही थी विश्वविद्यालय के संदर्भ में, विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो बात कही गई, अर्जुन सिंह जी जब केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थे तो उनके द्वारा दी गई, क्यों नहीं उस समय यह प्रावधान किया गया कि यह डॉक्टर हरि सिंह गौर की एकमात्र व्यक्ति की पूंजी से बना हुआ विश्वविद्यालय है, इसमें स्थानीयता का जो नियम है वह क्यों नहीं जोड़ा गया? इसके लिए कांग्रेस दोषी है। और आज भी यहाँ का जो युवा पढ़ नहीं पा रहा है, सैकड़ों करोड़ का बजट आ रहा है, हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, CBI के द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है, मैं लड़ाई लड़ाऊं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कहीं कोई उसमें आज भी संशोधन की गुंजाइश है तो हमारे सांसद जी ने अभी एक प्रोजेक्ट रखा है और यादव जी का वो वक्तव्य अभी अखबारों में भी आ चुका है कि उस आपकी ओर से कहा जा रहा है कि कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने की कोशिश आप कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, भ्रष्टाचार जो है एक विषय है, क्योंकि आपने खुद ही एक विषय उठाया है कि शौचालय निर्माण में एक घोटाला हो जाता है, आपने जांच की भी मांग की है। निश्चित रूप से शौचालय निर्माण में मेरी दृष्टि से गलत काम हुआ है, किसी ठेकेदार विशेष ने कुछ गलत काम किए, उसकी पूरी जांच करने का मैंने पत्र लिखा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सागर नगर में इस तरह का भ्रष्टाचार हम पनपने नहीं देंगे। मैं आपको शिक्षा के और चिकित्सा शिक्षा के लिए बता देता हूं, सागर मेडिकल कॉलेज सागर की एक बहुत बड़ी मांग थी, उस मांग की पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो पहल की और उन्होंने सागर को जो सौगात दी, ये निश्चित रूप से सागर ही नहीं बुंदेलखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर है। मैं आपको इतना और बता देता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में
कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज खोलने के लिए माननीय सांसद महोदय प्रयासरत है। मेरी भी इस दिशा में बात चल रही है। अभी हमने तत्कालिक रूप से 25% सीटें बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से 25% सीट बढ़ाने के लिए आग्रह किया था, वो मान लिया गया है और सागर में हमारे सरकारी विश्वविद्यालयों में एडमिशन होंगे और विद्यार्थियों को पढ़ने की व्यवस्था की जाए। तो ये तमाम बातें शैलेंद्र जैन की ओर से की गई हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी का विकास का एजेंडा ये है कि इनके निर्वाचित महापौर जी बर्खास्त थे कमीशन खोरी में। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की सागर में और विकास की। अभय दरे जी जो कि महापौर हैं, उन पर आरोप लगे हैं और सरकार ने उनसे वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार ले लिए। मेडिकल कॉलेज की असफलता का प्रमाण है कि यहाँ मरीज नहीं आए पूरे क्षेत्र से, इसलिए उसको मर्जर करना पड़ा, जो जिला अस्पताल है मर्जर करना पड़ा। रेखा जी बहुत देर से जुड़ी हुई हैं, जो कि कांग्रेस की यहाँ पर अध्यक्ष हैं। आपसे संक्षेप में एक बार बात लेना चाहूंगा। देखिए, अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं, डॉक्टर गौर ने अपनी संपत्ति दी और विश्वविद्यालय खोला, उसमें किसी दल की क्या उपलब्धि है? गौर साहब ने अपना काम किया, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? इस समय ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एक मिनट, केंद्रीय विश्वविद्यालय कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया आपको, सेंट्रल राजीव विश्वविद्यालय खोलने के लिए उस समय की कांग्रेस की सरकार ने आपको पैसा दिया। आपने सागर में स्टेट कॉलेज क्यों नहीं खोला? महिला विश्वविद्यालय की कहाँ स्थिति है, यहाँ के बच्चों की कहाँ स्थिति है? और दूसरी ओर यहाँ महिलाओं की पूरे तरीके से स्थिति खराब है। ना ये महिलाओं से जुड़ा हुआ एक विषय जरूर उठाया है। मैं दोबारा कोशिश करता आप तक आने के लिए, लेकिन वक्त की कमी है। और हमने देखा कि जनकारवा के, सागर के इस जनकारवा के मंच से जनता के दिल की जो बात थी वो मुखर हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो अहम मुद्दे हैं सागर के, वो बुलंद हुए हैं। और जनता कहीं ना कहीं चाहती है कि यहाँ पर जो राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उसकी बजाय मिलजुल कर कोई काम हो। एक शेर याद आता है कि ये जो शैतीर है उसे पलकों पे उठा लो यारों, अब तो कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। उम्मीद है कि इसी जज्बे के साथ सागर का विकास आगे बढ़ेगा। जनकारवा का आज का सफर सागर में इतना ही। कल एक नए शहर देवास में, मां चामुंडा की नगरी देवास में जनकारवा का मंच सजेगा, जहां पर जनता की बातें बुलंद होंगी। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।